सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम 2024 में दे रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। देखिए, परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो ऐसे तमाम संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जब भी हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती आता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 3.721435 कैसी संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आसान से इसका आंसर होगा परिमेय संख्या। आप बोलेंगे कि सर परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा, तो देखिए कोई भी संख्या जो दशमलव के बाद कुछ संख्या के बाद ये खत्म हो जाती है तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 उसके बाद दशमलव है, अब ये 3 4 5 संख्या के बाद खत्म हो गया है, अगर इसमें डॉट डॉट लगा दिया जाता तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होता, लेकिन ख़त्म हो जाने के कारण ये हमारा परिमेय संख्या होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 0.5 को p बटा क्यू के रूप में लिखें। अब 0.5 को p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 0.5 जो दिया गया है वो हम 5 लिखेंगे। दशमलव के बाद टोटल एक संख्या है तो हम 1 पर 1 जीरो लिख देंगे। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 मरतबे कट जाएगा और 1/2 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं पे यदि रेखरीन दिया होता, यानी 0.5 इस पे रेखरीन अर्थात बार रहता, तो ये 5 और दशमलव के बाद एक संख्या के कारण यहाँ पे 1 9 लिखते और इस तरीके से 5/9 आंसर हो जाता, कब जब इस पे बार दिया गया रहता। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा 0.5, इसका दशमलव रूप 1/2 होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 4 को देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 7/9 का दशमलव रूप है। 7/9 का दशमलव रूप पूछा जा रहा है। देखिए 7/9 का दशमलव रूप क्या करेंगे, यानी हम 7 में 9 से भाग लगा देंगे। ठीक है, एक ये उपाय है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे 0.7 इस पर रेखरीन दिया गया होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 0.7 पे जब रेखरीन देंगे तो 7 को हम 7 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या 7 है तो बटा में 1 9 लिख देंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पाई का सन्निकट मान क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई/2 भी अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई की मान की बात करेंगे तो पाई का मान ये 22/7 होते हैं और ये आपके परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 22/7। उसके बाद में अगला सवाल आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 6 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बहुपद x³ इंटू x² - 4 का घात क्या होगा। देखिए x³ में x² से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इससे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है जी, और माइनस ये 4x³ हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि घातों की संख्या, तो देखिए x y z पे जो अधिकतम पावर होते हैं वही घातों की संख्या कहलाते हैं। जैसे x पावर अधिकतम संख्या 6 होगा तो हमारा राइट आंसर भी 6 होगा और ये आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। मतलब क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि px में x² - 3x + 5 में p कोष्ट 0 का मान क्या होगा। यानी जहाँ जहाँ आपको 0 दिख रहा है, सॉरी x दिख रहा है, वहाँ पे मान आपको 0 बैठा देना है। तो x का स्क्वायर है तो हम करेंगे 0 का स्क्वायर, -3 गुने x का मान 0 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 5। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो भी 0 और +5 का 5 लिखेंगे।
जीरो में से जीरो घटा देंगे तो जीरो होगा, 5 को यहाँ पे 5 लिखेंगे और जीरो में यदि हम 5 को ऐड भी कर दें तो भी हमारा आंसर 5 ही आने वाला है। यदि आप ऑप्शन यहाँ पे सी को देखेंगे तो 5 दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को x से भाग देने पर भागफल क्या होगा। यदि यहाँ पे 2x³ दिया गया है, प्लस में दिया गया है एक्स स्क्वायर और प्लस में दिया गया है x, इसे हमें भाग करना है x से, तो जाहिर सी बात है x से भाग करने के लिए हमें 2x से लगाना होगा। तो 2x से लगाएंगे तो ये हमारा 2x³ हो जाएगा और प्लस में ये 2x² हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और प्लस 2x² में घटा लेंगे तो ये माइनस x² होगा और प्लस में x हो जाएगा। इस प्रकार से बनाने के बाद आपका 2x² और प्लस x आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 क्या कहता है जी कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x-4 है तो p4 बराबर क्या होगा। देखिए x माइनस यदि हम 4 लिखते हैं ना तो x-4 बराबर क्या होता है कि x बराबर यदि हम लिखेंगे तो जो -4 है बराबर की तरफ जाने पर ये +4 हो जाएंगे और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि 105 गुने 95 का गुणनफल क्या होगा। 105 को 95 का गुणनफल यदि हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 100 जो 5 है ये कहीं ना कहीं 100 + 5 है और ये जो 95 आपको दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं 100 - 5 है। तो ऐसा करेंगे 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये 25 जाएंगे, ठीक है जी। अब 100 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो ये आपका 95 हो जाएंगे। तो 95 और 25 यानी 95 25 कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, 95 25 तो नहीं दिया गया है। आसान सा तरीका है कि इसमें आप गुना कर लीजिएगा, ये चारों विकल्प में कोई एक आंसर आ जाएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर उसके आंसर बता दीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। क्वेश्चन 11 कहता है कि -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों बिंदु प्लस में दिखाई दे तो बिना देखे सुने आप प्रथम चतुर्थांश आंसर टिक कर सकते हैं। दोनों बिंदु यदि माइनस में दिखाई दे तो तृतीय चतुर्थांश होते हैं और पहले हो प्लस बाद माइनस तो द्वितीय, पहले हो माइनस बाद प्लस तो चतुर्थ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो ये दोनों बिंदु माइनस में दिया गया है। जब भी दोनों माइनस में दिया गया हो तो तृतीय चतुर्थांश होगा और दोनों रहता यदि प्लस में तो हमारा प्रथम चतुर्थांश हो जाता। उसके बाद में कहता है एक्स अक्ष का प्रत्येक बिंदु कितना होता है। तो एक्स अक्ष पे जो प्रत्येक बिंदु होगा, ऐसे x,0 हम लोग लिखते हैं तो 1 होता है। अब कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, मूल बिंदु का जो निर्देशांक है इस प्रकार से बीच में होता है 0, जो x के लिए भी 0 होता है, y के लिए भी 0 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0,0 होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यहीं से एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होती है। तो ये भी याद रखिएगा, √x² + y² होते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो आप कैसे बनाइएगा, रूट कर दीजिएगा, x को मानिएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y को मानिएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 9 को ऐड कीजिएगा 25 और 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप आसानी तरीके से मूल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताया गया है वो सभी के सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।